अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बेसिकली हम सीओपीडी को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करना है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को एम्फाइसीमा से, क्योंकि दोनों ही सीओपीडी हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने में लिए क्या होता है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री बेस पे आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं, लाइक आप पिक कर सकते हैं कि ये एक डायग्नोसिस हो सकती है। उसमें क्या होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा, आपने उससे पूछना है, वो बताएगा कि उसको 3 कंसेक्टिव मंथ में, मतलब एक के बाद एक, 3 लगातार 3 महीनों के लिए उसको कफ आती है। कफ विद पुरुलेंट विद म्यूकस, मतलब बलगम के साथ आएगी, पुरुलेंट कफ आएगी, स्पूटम के साथ कफ आएगी, और 2 साल की हिस्ट्री होगी। 2 साल, एक के बाद दूसरा साल, कंसेक्टिव 2 ईयर्स एंड कंसेक्टिव 3 मंथ्स इन 2 ईयर्स। 2 सालों के अंदर 3 महीने ऐसे गुजरे ज़रूर होंगे जिसके अंदर उसको लगातार कफ रही होगी, पुरुलेंट कफ रही होगी, और जो कफ का स्पूटम होगा उसके साथ वाइट कलर का स्पूटम होगा। तो ये आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एम्फाइसीमा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, पुरुलेंट कफ होगी, और इसके अंदर पुरुलेंट कफ का जो आपने मेन चीज़ पिक करनी है वो क्या चीज़ है, 3 कंसेक्टिव मंथ्स की हिस्ट्री होगी, कंसेक्टिव मंथ्स की हिस्ट्री होगी। ये पुरुलेंट कफ 3 महीनों तक होगा इन 2 कंसेक्टिव ईयर्स। 2 सालों की हिस्ट्री होगी, 2 सालों के अंदर उसको 3 महीने लगातार पुरुलेंट कफ होगा, और उसमें स्पूटम किस कलर का होगा, वाइट कलर स्पूटम। ये एक एमसीक्यू सेपरेटली पूछा जा सकता है, तो वाइट कलर का स्पूटम होगा। अब इसकी कॉजेज़ क्या होगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, बेसिकली सीओपीडी की कॉजेज़ एम्फाइसीमा हो या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो दोनों में सिमिलर होती हैं। तो कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। सीओपीडी की जो मेन कॉज है वो है स्मोकिंग। इसके अलावा जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो, उसमें क्या होगा, पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है, उसकी वजह से हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें पेशेंट की CFTR जीन डिफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से म्यूकस फ्लश नहीं हो पाता, और उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, थर्ड आपकी म्यूसिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब वो तादाद में बढ़ जाएंगे या साइज में बढ़ जाएंगे। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, इस डिज़ीज़ के अंदर पेशेंट के जो बलगम की बनने की जो क्वांटिटी मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ चंद कॉजेज़ हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आप पढ़ लेते हैं, इसके सिम्टम्स कर लेते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स ऑलमोस्ट एम्फाइसीमा हो या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, दोनों के अंदर सेम ही होते हैं। बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, अर्ली सिम्टम्स में पेशेंट अर्ली जो स्टेजेस में साइनोस हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ब्लू होने की वजह से ये याद रखना है उस पेशेंट को, इन पेशेंट को ब्लू ब्लॉटर्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि पेशेंट अर्ली ही स्टेजेस में साइनोस्ड होता है ड्यू टू साइनोसिस। पेशेंट हाइपोक्सिक होगा, और
एम्फाइसीमा में और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एक मेन डिफरेंस है। एम्फाइसीमा का पेशेंट सूखा चिड़ा होगा, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट ओबीज होगा, मोटा होगा। पेशेंट क्या होगा? ओबीज होगा। और इसके अलावा आगे सिम्टम्स में बताता हूँ। तो क्या होगा? पेशेंट की जीवीडी, जुगुलर वेन जो होगी वो डिस्टेंडेड होगी। जुगुलर वेन डिस्टेंडेड क्यों होगी? क्या होता है कि पेशेंट के जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से राइट हार्ट है वो एक्स्ट्रा वर्क कराता है, एक्स्ट्रा लोड होता है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो वर्कआउट करके, एक्स्ट्रा काम करके आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्दी हो जाता है, तगड़ा हो जाता है, मतलब हाइपरप्लेजिक हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा? वो जब पंप करेगा तो ब्लड बैक फ्लश होगा, तो वो आपका जुगुलर वेन के अंदर जाएगा उसका प्रेशर, और जुगुलर वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, जेवीडी मिलेगी ड्यू टू। और जुगुलर वेन डिस्टेंशन मिलेगी ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट हार्ट। ये भी याद रख लेना, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट हार्ट। और इसके अलावा पुरुलेंट कफ तो मिलेगी ही मिलेगी। पुरुलेंट कफ जो मेन चीज़ है इस पेशेंट की, पुरुलेंट कफ। ठीक है, तो ये सिम्टम्स थे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। अब इसकी कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, बड़ी इजी है। जो आपने एम्फाइसीमा की इन्वेस्टिगेशन करनी है सेम टू सेम आपने किसमें? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में करनी होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी है। सीओपीडी में फर्स्ट लाइन जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होगा, बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होगा वो होगा चेस्ट एक्सरेज। चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग क्या होती है? पेशेंट का अगर तो दोनों के अंदर ही चेस्ट जो है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड मिलेगी, हाइपर वेंटिलेटेड मिलेगी, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है या फिर वॉल्स की, एल्वुलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं हो पाती और पेशेंट का जो चेस्ट है वो उसका डायमीटर बढ़ जाता है। लेकिन एम्फाइसीमा के अंदर वो चेस्ट जस्ट लाइक अ बैरल होती है, लेकिन इसमें सिर्फ हाइपर वेंटिलेटेड मिलती है, बैरल शेप चेस्ट नहीं मिलती। सेकेंडली क्या होता है? अगर ब्लिस्टर्स या बुल्लास मिले तो कंफर्म्ड है कि वो एम्फाइसीमा है। ब्लिस्टर्स या बुल्लास इसमें भी मिल सकते हैं। हाँ, तो आपने बेसिकली याद क्या रखना है? हाइपर वेंटिलेटेड चेस्ट मिलेगी, जो आपको डायग्नोज करने में हेल्प करेगी कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। हाइपर वेंटिलेटेड चेस्ट होगी। और अब इसका बेस्ट इनिशियल के बाद आ जाता है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट और सिम्टम्स में आप याद रख लेना, हाइपर कैप्निक भी होगा पेशेंट, हाइपर कैप्निया भी होगा पेशेंट को, क्योंकि इसकी जो है एयर ऑब्स्ट्रक्शन है, वेंटिलेशन नहीं हो रही, ऑक्सीजन जो है रिप्लेस नहीं हो पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रिटेंशन कॉज करेगी, रिटेंट हो जाएगी, मतलब जमा हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, रिटेंशन होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट हाइपर कैप्निया में चल जाएगा पेशेंट। तो अब मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आ जाता है पेशेंट का स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर आपने ये याद रखना है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से ही कि FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स वाइटल कैपेसिटी लेस देन, कुछ बुक्स में 70 लिखा है, हम 80 से कम ही पढ़ेंगे, 80% से कम होगी। अब 80% से कम एम्फाइसीमा में भी होता है, ब्रोंकाइटिस में भी होता है, एस्थमा में भी होता है। ओके, एस्थमा से याद आया, पेशेंट के क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट को वीजिंग साउंड भी मिलेंगे, क्योंकि वीजिंग आपको ये याद रखना है, वीजिंग सिर्फ क्लिनिकल साइन नहीं है कि ये एस्थमा है। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने एस्थमा से,
तो एस्थमा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो आप मेथाकोलिन टेस्ट करते हैं, जो कि अब नहीं किया जाता, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, या फिर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट टेस्ट करते हैं। अब मेथाकोलिन में क्या होता है कि पेशेंट को जब भी आप मेथाकोलिन देंगे, पेशेंट की जो है FEV1/FVC रेशियो लेस देन 20 ड्रॉप हुई तो वो एस्थमा है, अगर नहीं होती है तो वो लेस देन 20% ड्रॉप नहीं करेगी। और शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का टेस्ट होता है, उसमें मोर देन 12% इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज नहीं होगा, और मोर देन 12% इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इससे पता चल जाएगा ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, एस्थमा नहीं है। अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट वेरी इजी। अगर तो पेशेंट एक्यूट, बेसिकली ये पेशेंट एक्यूट स्टेट में ही आएगा, एक्यूट में आता है तो फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन सप्लाई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और ऑक्सीजन सप्लाई में आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज 88 to 92 एवरेजली मेंटेन करके रखनी है। उसके साथ आपने क्या करना है, पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना है, साथ में इप्राट्रोपियम मतलब शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट देना है, इप्राट्रोपियम, और साथ में आपने पेशेंट को ICS इंट्राकॉर्टिकल स्टेरॉइड्स भी देने हैं। ये एक साथ सारा कुछ देना है, इससे पेशेंट कवर हो जाता है एक्यूट स्टेट में। लेकिन अगर कवर नहीं होता है तो आप IV स्टेरॉइड स्टार्ट कर देंगे। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो सेकंड पे आपने क्या करना है, पेशेंट को CPAP या नॉन वेंटिलेटिंग आपने इंटरवेंशन करनी है, कौन सी, बाईपैप की, बाईपैप। लेकिन स्टिल इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत सारे एम्फाइसीमा के जो पेशेंट्स होते हैं, बाईपैप से भी पेशेंट कवर नहीं हो रहा होता, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फिर आप उनकी ETT पास करते हैं, एंडोट्रेकल ट्यूब पास करते हैं। तो ये था एक्यूट का ट्रीटमेंट। और अगर आपको इसका क्रोनिक या मेंटेनेंस ट्रीटमेंट करना है तो वो लामा वेशेप कर देते हैं, वो अभी आपने यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम इंशाल्लाह सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो एक दफ़ा मैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को रिपीट कर देता हूँ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि पेशेंट को पुरलेंट कफ होती है, वाइट कलर का स्पुटम होता है, 3 महीनों के लिए होता है और 2 लगातार सालों में होता है। इसमें पेशेंट को व्हीजिंग भी सुनाई देगी, पेशेंट का चेस्ट का डायमीटर भी बढ़ जाएगा, फ्लैट चेस्ट जो डायाफ्राम होगा वो भी फ्लैट मिलेगा, फ्लैट डायाफ्राम भी मिलेगा आपको। एक्सरे की फाइंडिंग में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर आपको FEV1/FVC रेशियो जो होगी लेस देन 80 मिलेगी। मेथाकोलिन टेस्ट और सबा के अंदर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के अंदर आपको इनके इंक्रीमेंट एज़ कम्पेयर टू एस्थमा नहीं मिलेगा। और इसके अंदर ट्रीटमेंट में क्या करना होता है कि आपने इस पेशेंट को ICS सभी जो आपने एस्थमा का ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करनी तो सभी इकट्ठे ही दे देनी है। लेकिन इसके अलावा ये याद रखना है कि पेशेंट को समटाइम्स हर टाइम जब भी हॉस्पिटल पेशेंट होगा तो उसमें क्या होगा, पेशेंट इन्फेक्टेड तो होगा, इन्फेक्शन ज़रूर होगा। इन पेशेंट्स को COPD के पेशेंट्स को COPD जो वर्स होती है ड्यू टू इन्फेक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। COPD चाहे वो एम्फाइसीमा हो या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती हो, वर्सन बाय इन्फेक्शंस, तो सभी COPD के पेशेंट्स को आपने एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी होती है। इसको मैंने ट्रीटमेंट में इसलिए ऐड नहीं किया कि ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली आपको क्लिनिकली भी MCQ पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए कि COPD का अगर पेशेंट वर्स हो रहा है तो उसको लाजमी अंडरगोइंग कोई इन्फेक्शन ज़रूर होगा। तो ये था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।